Hello everyone, this is me Ishita and you're watching Ignu Pathshala। आज हम कवर करेंगे BPAG 172 गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1 से। एक्सप्लेन करना है ग्लोबलाइजेशन को और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है जिसमें हम मल्टी एस्पेक्ट देखते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, जिसकी वजह से हमारे पूरी सिनेरियो में, पूरी सोसाइटी के अंदर चेंज आया है एंड जो नेशनल बाउंड्रीज है वो डिमिनिश हो गई हैं। कैसे डिमिनिश हो गई हैं? अब आप देख रहे हो कॉल सेंटर्स हैं, है ना। बाहर की कंपनियां यहाँ पे कॉल सेंटर्स को सर्विसेज देने के लिए हायर करती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है आपकी कंपनी को सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं? नेशनल बाउंड्री में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज देख रहे हैं, है ना। कैसे दूसरी कंट्रियां जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है इंडिया में, जो बीपीओ सेक्टर है उसके अंदर, कॉल सेंटर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें कल्चरल देखें ग्लोबलाइजेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, तो जो फ्यूजन देख रहे हैं हम इंडो वेस्टर्न कपड़ों का, है ना। बाहर की जो कल्चर है वहां से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट्स पहन रहे हैं। तो ये सब चीज क्या है? ब्लेंड है बाहर के कल्चर का इंडियन कल्चर के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी इम्पैक्ट पड़ा है। इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ा है? तो इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो अब होने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले जो इंडिया था एक मतलब इंडिया में जो भी सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड कराती थी? गवर्नमेंट। सोल कंट्रोल किसके हाथ में होता था? हमारी सरकार, गवर्नमेंट के हाथ में। अब सोल कंट्रोल किसके हाथ में? मार्केट के हाथ में। मार्केट फ्रीली रेगुलेट करता है, बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में डिटेल में भी देखेंगे। पॉलिटिकल पे इम्पैक्ट कैसे पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का? पहले सरकार ही पावरफुल होती थी, अब हम क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ये सब क्या है? एक पावरफुल ग्रुप्स इमर्ज होके आ रहे हैं, ठीक है, जो कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। अब पहला पर्सपेक्टिव है हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हम जानेंगे कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज कर दिया है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन होता गया, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता गया। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा तो मनी, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, इन सब का एक्सचेंज बहुत ज्यादा फास्ट हुआ और इजी हुआ अक्रॉस द कंट्री बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप्ड हुई। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले स्क्वायर का व्यू देखना है। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है ग्लोबलाइजेशन को थ्रू ट्रांसनेशनल प्रैक्टिसेस। These are the activities that cross national boundaries and are not always controlled by government. He said that the global capitalist system control these activities. अब इसका मतलब क्या है कि पहले प्रीवियसली तो गवर्नमेंट हैंडल करती थी, ठीक है, ट्रेड वगैरह हर चीज प्रोवाइड कराना किसका काम था? गवर्नमेंट का। अब क्या है? मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जो जो फ्रीली जो है रेगुलेट हो सकती हैं। बस गवर्नमेंट क्या करती है? हर एक देश में जो है अपने जो कंपनी रूल्स होते हैं, ये प्रॉपर जो है बस गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। बाकी प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना सारा कंपनी का काम है, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ एक कंपनी का काम है, यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो बाहर से भी आती हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा, एज वेल एज इंडियन कंपनीज भी होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेट्रस। पेट्रस ने बिलीव किया है कि ग्लोबलाइजेशन वाज नॉट कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी। पेट्रस का मानना है खाली टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं आया है, बल्कि पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से भी आया है। पहले सोशलिज्म था, है ना, जहां पे ज्यादातर कंट्रोल किसका होता था? गवर्नमेंट का, स्टेट का कंट्रोल होता था। धीरे धीरे कैपिटलिज्म बढ़ा, है ना। कैपिटलिज्म बढ़ा तो जो स्टेट की जो पावर है वो क्या होती गई? डिक्लाइन होती गई। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो जो कंपनियां के ऑनर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने लगे मार्केट को। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल पर्सपेक्टिव क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रोसेस बट ऑल्सो अ सोशल कल्चरल फेनोमेना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि लोगों को कनेक्ट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कैसे हमारा लाइफस्टाइल अदर कंट्रीज के लोग पसंद कर रहे हैं, हम जो है उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? सोशल पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का।
अब गिडन ने एक्सप्लेन किया है, गिडन्स का व्यू देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको सारे व्यूज याद नहीं रखने, एक व्यूज याद रखना है सबसे एसोसिएटेड, ठीक है। क्योंकि 20 मार्क का आता है तो एटलीस्ट हमें 4 पेज लिखने ही लिखने होते हैं, तभी मार्क्स मिलते हैं। वरना बच्चे यही बोलते रह जाते हैं कि हमें मार्क्स नहीं मिले, हमें मार्क्स नहीं मिले, बिकॉज आप उतना क्वांटिटी में लिख के ही नहीं आए ना कि आपको मार्क्स मिलेंगे। तो गिडन्स ने कॉन्सेप्ट दिया टाइम और स्पेस का, कि कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, ऑल ओवर द डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इन द एंटायर वर्ल्ड। तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इजी हो गया। जो काम करने में पहले हम मैनुअल काम करने में 5 दिन 10 दिन लगाते थे, अब वो काम 1 दिन में 2 दिन में जो है मशीन्स की मदद से हो जा रहा है। कम्युनिकेशन कितना इजी हो गया, हम कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर सकते हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं। नेक्स्ट इज वोटर्स। वोटर्स ने क्या बोला है, ग्लोबलाइजेशन बेस्ड ऑन सिंपल symbols, value, taste and preferences shared among worldwide cultural products such as music, film, fashion, social media spread rapidly across countries। अब वोटर्स का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन किस पे बेस्ड है, लोगों के वैल्यूज पे, लोग क्या टेस्ट यानी क्या देखना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, उसके बेस पे ग्लोबलाइजेशन क्या है, डिपेंड करता है। ये वॉटर्स का व्यू है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यूज है। इसको डेफिनेशन में नहीं लिखना है, डेफिनेशन में ये लिखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये प्रॉपर डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये क्वेश्चन में यूनिट नंबर 1 से है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे स्टार लगा लो। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन इसका भी सेम होगा, यहाँ पे भी हमें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन डालनी है। ओके, तो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट। ग्लोबलाइजेशन और स्टेट का कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो स्टेट इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, है ना। स्टेट ही एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नेंस के रिस्पॉन्सिबल है, कि कैसे अपने देश को चलाना है ना, कैसे फेयर पॉलिसीज बनानी है और अपने जो सिटीजन है उनका उनके वेलफेयर की तरफ ध्यान देना है ना। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पुराने टाइम पे अगर हम जाएं ट्रेडिशनल वे पे, तो वहां पे स्टेट के पास सारी पावर्स होती थी जो कंट्रोल करती थी इकोनॉमी भी, सोसाइटी भी, ठीक है। बट जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो स्टेट का रोल चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ, अब इम्पैक्ट देखेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिड्यूस स्टेट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो पहले जो भी इंडस्ट्रीज थी सब पर गवर्नमेंट जो है नजर रखती थी, कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। हालांकि अब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है प्रोडक्ट पे, बट सब प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगाती। किन प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है, जिन पे नेसेसरी है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट है उन पे टैक्स लगाती है, ठीक है। तो जो हमारे नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी के जो गुड्स हैं उन पे गवर्नमेंट टैक्स बहुत कम लगाती है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल बढ़ता जा रहा है नेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में। अब स्टेट का काम क्या रह गया, खाली रेगुलेटर रेगुलेटर और फैसिलिटेटर, खाली रूल्स बनाना, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन एंड द मार्केट। अब मार्केट और ग्लोबलाइजेशन का क्या कनेक्शन है, तो मार्केट का मतलब है टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन, ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो ये पेज जो है ना मिस मिस जगह ऐड हो गया है। नेक्स्ट आएगा ये वाला, इम्पैक्ट क्या है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो मार्केट का जो स्पेस है वो एक्सपेंड हुआ, कि हम अपना प्रोडक्ट अब खाली इंडिया में नहीं बेच सकते, हम फॉरेन भी बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करने लगी, ठीक है। फ्री ट्रेड रहा और कंपटीशन इंक्रीज हो, यानी मल्टीपल कंपनियां अब हमें देखने के लिए मिलती है, पहले नहीं देखने के लिए मिलती थी। मल्टीपल कंपनियां है तो अब क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, अगर हम चाहें तो जो हमें चीपर लग रहा है, अच्छा गुड लग रहा है, हम वो परचेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की वजह से बिजनेस बहुत ज्यादा आसान बन गया है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी स्पेस है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सिविल सोसाइटी के अंदर क्या क्या आते हैं, एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, सिटीजन ग्रुप, यानी कि जो हम इंडिया के सिटीजन है वो लोग, वर्किंग आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड मार्केट, यानी कि जो मार्केट से और गवर्नमेंट से अलग काम कर रहे हैं, वो लोग आते हैं सिविल सोसाइटी के अंदर। जैसे कि अभी मैं एक कॉमन हूँ, ठीक है, इंसान हूँ, मैं भी खाली टीचिंग का काम कर रही हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑन गवर्नमेंट कोई एक ऐसी पॉलिसी लेके आई जिसमें टीचर्स को लेके जो है कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए जो सही नहीं है, ठीक है। तो अगर मूवमेंट होंगे, ठीक है, तो मैं उनका अगर मैं पार्ट बनी तो मैं सिविल सोसाइटी का भी पार्ट बनी, कि अगर मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई किसी भी सोशल मूवमेंट में,
अपनी हिस्सेदारी देके तो मैं सिविल सोसाइटी का पार्ट बनी। तो यही होता है कि जब सिटीजन एक्टिव होते हैं ना फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहीं पे हम कहते हैं कि ये सिविल सोसाइटी है। ठीक है, एक ऐसा स्पेयर जो स्टेट, मार्केट, इन सबसे अलग है, जहां पे हम अपनी जरूरत के लिए फाइट बैक करते हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट क्या बड़ा, ग्लोबल कम्युनिकेशन ने हेल्प की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को टू कनेक्ट इंटरनेशनली। सेकंड, एनजीओ जो है इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज वगैरह, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट को लेके वो प्रॉपर कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। ठीक है, जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिस है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा बड़ा है सिविल सोसाइटी के अंदर। अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो हम तुरंत रिकॉर्ड कर सकते हैं वो रिकॉर्डिंग, है ना। तो सोशल मीडिया का भी यूज यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है अब तीनों के बीच में? तो स्टेट प्रमोट करती है पॉलिसीज फॉर मार्केट ग्रोथ। ठीक है, मार्केट जनरेट करती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जो चॉइस है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की हम अलग अलग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ये भी मार्केट जनरेट करता है। बट मार्केट की वजह से क्या हो रही है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट हो रही है? मार्केट अब हर तरह का गुड बना रहा है, बहुत एक्सपेंसिव भी बना रहा है। ठीक है, डिमांड देख के, क्योंकि सोसाइटी में कैसे लोग हैं, खाली गरीब तो है नहीं, या मिडिल क्लास तो है नहीं, तो अमीर लोगों के लिए भी गुड बनाए जा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए भी और मिडिल क्लास लोगों के लिए भी। तो ऐसा मानना है कि मार्केट क्या जनरेट कर रहा है, इनइक्वालिटी। अब सिविल सोसाइटी का काम क्या है? मिसयूज ऑफ पावर को चेक करना, चाहे वो स्टेट कर रहा हो चाहे वो मार्केट कर रहा हो, जैसे मैंने आपको टीचर वाला एग्जांपल दिया। अब आएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, यूनिट नंबर 2 से। ये जो ब्लर हो रहा है ना, ये जो मैं पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम पे तो मैं ठीक कर दूंगी। फर्स्ट इज पॉलिटिकल गवर्नेंस। पॉलिटिकल गवर्नेंस का मतलब क्या है? इज द वे पावर अथॉरिटी आर एक्सरसाइज इन मैनेजिंग पब्लिक अफेयर। यानी कि पॉलिटिकल गवर्नेंस के अंदर हम देखते हैं कि पॉलिटिकली कैसे पावर को अपनी मैनेज किया जा रहा है और लोगों के हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्यू टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस, अब जो पावर है नेशन स्टेट की वो रिड्यूस हो गया। हम ये पढ़ते ही आ रहे हैं कि जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है तो जो स्टेट की पावर है, अब यहाँ पे स्टेट वर्ड याद रखना हम हमेशा कंट्री के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो स्टेट वर्ड इज हम यूज कर रहे हैं इंडिया के लिए। ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश सोचो, मध्य प्रदेश, लखनऊ सोचो, इन सब के लिए हम स्टेट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। सॉरी, लखनऊ तो कैपिटल है। यूपी, एमपी, ठीक है, बिहार, इन सब के लिए हम स्टेट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। स्टेट हम यूज कर रहे हैं फॉर द होल कंट्री। पावर शिफ्ट कर गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, रीजनल लेवल पे पावर किस पे शिफ्ट कर गई है? लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ। नेक्स्ट है इकोनॉमिक गवर्नेंस। इकोनॉमिक गवर्नेंस हम किसे कहते हैं? रिफर्स टू द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू मार्केट। यानी कि वो एक्टिविटीज जो कि मैनेज कर रही है मार्केट को, इंस्टीट्यूशन को और नेटवर्क, जो भी मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, अब रिफॉर्म की वजह से क्या है, जो रोल है स्टेट का एज अ सर्विस प्रोवाइडर रिड्यूस हो गया। जैसे पहले हमें टेलीकॉम में भी गवर्नमेंट कंपनियां देखने के लिए मिलती थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्या? प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेट कंपनियों को भी अलाउ किया जाए गुड्स बनाना। नेक्स्ट इज क्वासी मार्केट। क्वासी मार्केट का मतलब क्या है? मल्टीपल चॉइसेस, की मल्टीपल कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना सकती है। ठीक है, अब वो हम कंज्यूमर के ऊपर है कि हम किस कंपनी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी होंगी हम उस कंपनी को ज्यादा पसंद करेंगे, उसका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, नेक्स्ट इज दिस रिफॉर्म क्रिएटेड नीड ऑफ न्यू कंट्रोल मैकेनिज्म। अब बिकॉज ये रिफॉर्म किए गए तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, है ना। परफॉर्मेंस इंडिकेटर चाहिए कि कौन सी कंपनी जो है अपने परफॉर्मेंस पे सही उतर रही है, नहीं उतर रही है। जैसे कि पीएफ बनाया गया, है ना, प्रोविडेंट फंड जो पीएफ कटती है सैलरी में से, वो क्यों बनाया गया? जिससे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, है ना, उनको सिक्योरिटी मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले। नेक्स्ट, लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस मैंने बताया कि जो रूट लेवल पे होती है, जैसे कि जो पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब मैनेज करते हैं। अब इनके आउटसाइड लोकल गवर्नेंस को कौन मैनेज करता है? वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? जो वक्त वक्त आने पे नहीं बनती कि भाई यूथ जो है वॉलंटियर कर रहा है इस पर्टिकुलर मिशन को। कहीं पे अगर क्लीनिंग का मिशन चल रहा है कि भाई हमें ये एरिया जो है क्लीन करना है 2 दिन के अंदर, तो वो कहते हैं ना कि भाई जो यूथ चाहे वो वॉलंटियर कर सकता है आके। तो ये होती है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन रूट लेवल पे, जो काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए। सोशल गवर्नेंस डील विद मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स डाइवर्स एंड डायनामिक सोसाइटी थ्रू कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन। तो सोशल गवर्नेंस के अंदर हम क्या देखते हैं? कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन कॉमन पब्लिक का। अब मॉडर्न सोसाइटी आर कॉम्प्लेक्स मेक गवर्नेंस डिफिकल्ट। अब आजकल की जो सोसाइटी है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो उसकी वजह से गवर्नेंस गवर्नेंस भी
क्या होती जा रही है, डिफिकल्ट होती जा रही है। तो जो स्टेट है, स्टेट अलोन कांट हैंडल दिस होल कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ गई हमें, पब्लिक, प्राइवेट और वॉलेंट्री सेक्टर, तीनों सेक्टर जब आपस में काम करेंगे कॉपरेशन के साथ, पार्टिसिपेशन के साथ, तभी जो इश्यूज है वो सॉल्व आउट हो पाएंगे। ठीक है, अब कॉमन जनता कैसे काम करेगी, कॉमन जनता को जो प्रॉब्लम है वो हम बताएंगे सरकार को, सरकार कैसे काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉपरेशन करके। ठीक है, और जहां पे वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे वॉलेंटियर्स भी हेल्प करेंगे। तो ऐसे कॉपरेशन के साथ, पार्टिसिपेशन के साथ जो है सोशल गवर्नेंस को हम पॉसिबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 से, डिस्कस द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रोल ऑफ स्टेट एक्टर इन गवर्नेंस। तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी से। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि नोबडी इज अबव लॉ, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी पूरी कंट्री है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बेसिस पे हम गवर्न कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम गवर्न कर रहे हैं। एज वेल एज अगर हम अदर कंट्रीज में भी देखें, जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से पूरी जो कंट्री है वो गवर्न होती है। नेक्स्ट लाइन ही ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गाइड करता है कि स्टेट को कि कैसे उन्हें एक्ट करना है डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ लोगों के वेलफेयर के लिए। अब इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट, है ना। तो ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर लोग हैं वो अकाउंटेबल है टू इट्स एक्शन एंड डिसीजन टू लोकसभा, टू लोकसभा, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कैबिनेट है, वो कोई भी पॉलिसी बनाएंगी तो उनको कहाँ जवाब देना होगा, लोकसभा में। लोकसभा के लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई आपकी सरकार ने ये वादे किए थे, ये क्यों पूरे नहीं हुए। राघव चड्ढा की वायरल वीडियोस देखे हैं आप, तो खैर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल क्या है, 2016 में राज्यसभा मेंबर रेज्ड कंसर्न ओवर फार्मर्स ऑफ वादरा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राज्यसभा के एक मेंबर ने वादरा डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं उनकी परेशानियां जो है डिस्कस करी अपनी कैबिनेट में। तो जो अदर मेंबर थे, ठीक है, उन सब ने मिलकर डिबेट डिस्कशन किया, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और फार्मर्स को क्या किए, रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी याद रखना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप एड ऑन करोगे तो। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, The executive function is one of the crucial function in India as it deal with the implementation of policy. Executive का काम क्या है, implementation कराना policies का। अब यहाँ पे दो executive बताया, फर्स्ट political executive, political executive में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, है ना। अब आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में। अब एक मेन बात का ध्यान रखना है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हर 5 साल के अंदर इलेक्ट होते हैं, है ना, न्यू सरकार इलेक्ट होती है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव परमानेंट होते हैं, जब तक वो अपनी सर्विस में रहना चाहें। ठीक है, मतलब जब तक रिटायर नहीं होते वो तब तक होते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी टूल्स क्या है, ओपननेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिक हियरिंग, बजट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब की हेल्प से हम सोसाइटी के अंदर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे टूल है जिनका कॉमन जनता यूटिलाइज कर सकती है और अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकती है। अब ये वाला जो है ना प्रॉपर, ये मैंने यूनिट 2 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और यूनिट 2 तक मैंने मतलब अपलोड किया हुआ है गवर्नेंस। तो 2 चैप्टर तो आप देख ही लेना, दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों से एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए। नेक्स्ट, गवर्नेंस स्टेट लेवल पे कैसी है। तो स्टेट लेवल पे कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और गवर्नर होते हैं। सीएम सर्व करते हैं एज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द गवर्नर, स्टेट असेंबली, पीएम और सिटीजन। तो मेन काम किसका है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर का। गवर्नेंस एट लोकल लेवल क्या है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऐड किया गया कि लोकल लेवल पे, गांव लेवल पे जितना भी डेवलपमेंट वगैरह है, जो भी समस्याएं हैं लोगों की, वो सब इंश्योर कराना किसका काम है, उसको रिजोल्व कराना किसका काम है, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। एज वेल एज डेवलपमेंट का जो प्रॉपर एक सेपरेट डिपार्टमेंट है वो उसको भी
उसको भी कॉपरेट करके लोगों के साथ कि उनको क्या प्रॉब्लम है, रोड्स बनवाने हैं, बट कुएं बनवाने हैं, तो ये सब चीजें देखना किसका काम है? पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। ठीक है। जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। हमें पता है तीन जो है मेन ऑर्गन है हमारी सरकार के। लेजिस्लेचर जो लॉज और पॉलिसी बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट कराता है, जुडिशरी जो भी लॉ पॉलिसीज बनती हैं उनका जो लोग पालन नहीं करते, ठीक है, तो उनके पे क्या कार्रवाई होगी, वो जुडिशरी का काम है बताना। ठीक है। एज वेल एज और भी अदर जो भी कानून वगैरह बताना जुडिशरी का काम है। जुडिशरी इलेक्टेड नहीं होती है ना, वो क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, है ना। जज वगैरह जो हो गए उन्होंने प्रॉपर एग्जाम क्वालिफाई किए होते हैं, तब वो जाके जज बनते हैं, पढ़ाई की होती है। उनका काम क्या होता है? एक्सरसाइज करना अथॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अपॉइंटेड ऑफिसर्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। ये सब चीजों पे नजर बनाए रखना किसका काम है? जुडिशरी का काम है। एक इंपॉर्टेंट टूल है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम पीआईएल क्या कर सकते हैं? दर्ज करा सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। एनालाइज द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस। अब नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल एनालाइज करना है हमें गवर्नेंस के अंदर। ये तो हमने स्टेट एक्टर्स देख लिए सारे, ठीक है। ये स्टेट एक्टर्स थे जो हमारी सरकार के अंदर काम करते हैं, जो सरकार से बाहर है, हमें वो देखने हैं वो कैसे गवर्नेंस में हेल्प करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी, हर चीज में बहुत ज्यादा चेंज आया। ठीक है। इसी टाइम पे जो है हर एक कंट्री जो है अपने डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी, बट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते थे वो बहुत ज्यादा फिनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज दोनों की डिमांड करते थे। ठीक है। जहीं पे जो है हमें साझेदारी देखने के लिए मिली, किसकी? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की। जहां पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको क्या देती है सरकार? टेंडर दे देती है कि भाई आपको ये फ्लाईओवर बनाना है, आपका काम है कि आपको इतनी किलोमीटर की सड़क बनानी है। ठीक है। तो पैसा सरकार दे रही है, बट बना कौन रहा है? प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। ठीक है। तो यहीं से हमें क्या देखने के लिए मिली? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने के लिए मिली कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कैसे पार्टनरशिप में, कॉपरेशन के साथ काम कर रहा है फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसके अंदर सेकंड नॉन स्टेट एक्टर क्या है? सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी का मैंने यहाँ पे जो डिटेल वाला बताया था ना, आप उसको एज एज इट इज कॉपी डाउन कर सकते हो। यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन सिविल सोसाइटी, ये पूरा आप लिख सकते हो उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही जो है करके छोड़ दिया, इसीलिए क्योंकि लिखने में भी हालत खराब हो जाती है। बस यहाँ पे आप राजेश टंडन जी का व्यू डाल सकते हो कि राजेश टंडन जी ने डिस्क्राइब किया है कि इंडिया में सेवरल फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी है। ट्रेडिशनल लेवल पे भी है, TRA आएगा यहाँ पे। ठीक है। ट्रेडिशनल लेवल पे भी है, जैसे विलेज काउंसिल, जो गांव लेवल पे लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सभा होती है। ठीक है। कास्ट लेवल पे भी है, कम्युनिटी ग्रुप भी है, रिलीजन बेस्ड भी लोग अपनी बातें रखते हैं। ठीक है। और जो नीड है सिविल सोसाइटी की, हम इंडिपेंडेंस टाइम पे ही देख सकते हैं कि कैसे उसी टाइम पे लोग जो है एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आना सीख गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इनटू गवर्नेंस प्रोसेस। स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट बतानी है हमें गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर। तो स्टेक होल्डर क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट, पॉलिसी और प्रोग्राम। यानी कि सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है, डेवलपमेंट कोई पॉलिसी लाना चाह रही है, तो उसको जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। एक तरीके से घर में होता है ना कि भाई हमें यहाँ ट्रिप पे जाना है, अगर हमें यहाँ घूमने जाना है, सब लोगों का दिमाग चलता है कि भाई कहाँ जाना चाहिए, हम कैसे ना कैसे करके पापा का दिमाग इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारी बात मान ली जाए। तो ऐसे ही स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी या आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट को। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब इसकी फॉर्म्स क्या है? पहला, कम्युनिकेशन करके। ठीक है। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल हो, उससे आपको स्टेक होल्डर का मतलब समझ में आएगा क्लियरली। तो दो टाइप के स्टेक होल्डर होते हैं, एक डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, एक इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन होंगे? जो मैंने अभी आपको बताया, जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है फ्लाईओवर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का वर्क दे दिया किसी कंपनी को। ठीक है। अब इसमें इनडायरेक्टली कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? जिनकी जमीनें जाएंगी उस फ्लाईओवर बनाने में, है ना, जाती है ना, मुआवजा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जमीनें जो जाएंगी, तो वो जो जनता होगी वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। वेरियस फॉर्म्स क्या है इसकी? पहला, कम्युनिकेशन।
फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों को प्रॉब्लम है उस पॉलिसी से या प्रोजेक्ट से, लोग नहीं चाहते कि हम अपनी खेत की जमीन दें, ठीक है, तो पहले वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लोगों को कि भाई आपकी जमीन जो है फ्लाईओवर के अंदर जाएगी, ठीक है, फिर लोग आपस में एक दूसरे के ओपिनियन एक्सचेंज करेंगे, अपना सजेशन बताएंगे, ठीक है, तो ये सब चीज जो है कलेक्ट की जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करके। जिन जिन लोगों की जमीन जा रही है, ऐसे एग्जांपल हम मान लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जिन जिन लोगों की जमीन जा रही है वो आपस में बातचीत करेंगे और एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भाई हमें जमीन देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स आर इंक्लूडेड एज रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार पैसा कम दे रही है, ठीक है, तो वो अपनी बात रखेंगे कि भाई हमें पैसा ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोग जो है अपनी डिमांड रख रहे हैं कि भाई हमारी जमीन का रेट ज्यादा है बट गवर्नमेंट जो है हमें कम पैसा दे रही है, तो फिर गवर्नमेंट जो है दोबारा जो है नोटिफिकेशन लाएगी, फिर वो दोबारा बोलेंगे कि ठीक है भाई आपकी डिमांड फुलफिल कर दी गई है, तब वो प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होता है। अब कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी जब एक साथ मिलके काम करते हैं, सिविल सोसाइटी में कौन आएंगे, यही लोग है ना, कॉमन जनता, ठीक है, तो जब वो एक साथ मिलके काम करते हैं तो हम अपना एक अचीव कर पाते हैं कॉमन गोल। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अनदर फॉर्म जिससे लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है ऑफ स्टेक होल्डर गवर्नेंस जो कि इंकरेज करती है सिटीजन्स को टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। अब कैसे कर सकते हैं लोग पार्टिसिपेट, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, ठीक है, घर तो नहीं बोलूंगी मैं, गांव के पास, ठीक है, क्योंकि गांव वाले इलाके में ये बनते हैं जहाँ पे जमीन बहुत सारी अवेलेबल हो, तो वहां पे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और हमने उससे प्रॉब्लम है कि भाई प्रदूषण होगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हम जो है गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप एक ऐसी जगह पे इसको बनाओ जहाँ पे कॉमन जनता ना हो, पब्लिक ना हो जहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, चाहे हम वो कोर्ट जाके बताएं या फिर किसी अनदर मेथड से बताएं, तो जो हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं ये क्या है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली, गवर्नमेंट को भी प्रोजेक्ट बना रही है या कोई भी पॉलिसी बना रही है, तो ये होगी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पंचायती राज और पीपल पार्टिसिपेशन गवर्नेंस, अब लोकल लेवल पे कैसे होती है, तो ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है इंटरमीडिएट लेवल पे, और जिला पार्षद होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनका काम क्या होता है, अपने अपने ब्लॉक जिस एरिया से खड़े हुए हैं, जहां से जीते हैं, उनको उनका डेवलपमेंट कराना, ठीक है, वहां के लोगों की बातें सुनना। तो केरला का एग्जांपल देते हुए मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिन्होंने पीपल प्लान कैंपेन लॉन्च किया 1996 में। अब यहाँ पे इन्होंने कॉमन जनता को इंक्लूड किया जिससे वो डेवलपमेंट ला सके। प्रोसेस क्या था यहाँ पे, जब वार्ड की मीटिंग बैठती थी तब वहां पे कॉमन लोगों को भी इंक्लूड किया जाता था जिससे समस्या का समाधान हो सके। देन जो वो चीजें बताते थे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको प्लान के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसमें इंक्लूड किया जाता था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ऑलमोस्ट हम यूनिट नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, बाकी की जो यूनिट बच गई हैं उनके पॉइंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।